बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नया सच के साथ अहमद फिरवान आपकी खिदमत में हाजिर है। किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। 70% आबादी पाकिस्तान की ज़राअत से मुंसलिक है। लेकिन इस मुल्क पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, किसी वबा की सूरत में या कोई आफत आई, तो हुकूमत ने हमेशा ताजिर का सोचा, लेकिन किसान को हमेशा नज़रअंदाज किया। किसान से किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास खाद के पैसे हैं, आपके पास ट्यूबवेल के बिल के पैसे हैं, या आपके पास बीज के पैसे हैं। आखिर किसान ही ज्यादती का शिकार क्यों? आज हमारे साथ रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली जमात के रहनुमा मलिक जिल हसनैन मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और सरगोदा डिवीजन की जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब बहुत मेहरबानी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो हुकूमतों ने हमेशा ताजिर को प्रमोट किया, ताजिर को रिलीफ दिया, लेकिन किसान को हमेशा नजरअंदाज किया। इसकी वजह क्या है, क्यों? सब इसके आपके सवाल में ही इस सवाल का जवाब भी ना है, बल्कि छुपा हुआ मैं कह दूं। वो इस तरह की जो भी यहाँ हुकूमतें आई हैं, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में ही बुनियाद जो है हमारे मंशूर की, वो मजदूर और किसान है। सो हमारी तमाम जो मंशूर है, उसकी तमाम जो इस्लाहात होती हैं या सोच हमारी मजबूर ही रहती है मजदूर और किसान। लेकिन इसके अलावा जो भी हुकूमतें, मैं मिसाल दूंगा आपको कि हर हुकूमत जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है वो अक्सर सरमायादार की होती है, सनतकार की होती है। आप बजा फरमा रहे हैं कि जो भी हुकूमतें आई हैं वो उन्होंने किसान का नहीं सोचा है, क्योंकि वो खुद सनतकार थे। अगर एक आदमी सनतकार है तो वो उसके ज़हन में, माइंडसेट में सनत की बेहतरी के लिए प्रोग्राम होगा। और अगर एक आदमी किसान है, यानी जमींदार है, तो उसके माइंडसेट में उसी के मुतालिक सोच होगी। लिहाजा ये दुरुस्त है कि क्योंकि हुकूमतों के सरबराहान का ताल्लुक किसान से, ये या जमींदार तबके से या काश्तकार से नहीं था, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने इंडस्ट्री को प्रमोट किया, उन्होंने अपने बिजनेस को प्रमोट किया, उन्होंने हर वो चीज प्रमोट की जिससे किसान जो है वो पीछे चला जाए और सनतकार सामने आ जाए। और एक वजाहत मैं आपको कर दूं कि ऊपर जो हमारा एक माहौल बना हुआ है सियासी, उसमें किसान अलग एक तबका है और सनतकार अलग एक तबका है। ये दोनों एक जिद है, इसमें कोई शक नहीं। आप जो हमारे वजीर आजम, वज़ीर आजम जो भी है, उनको सामने उठाकर देख ले। ये तो नवाज शरीफ साहब के आने के बाद एक रवाज बन गया था कि हर कोई दुकानदार, छोटे से छोटा करियाने का है, वो भी नवाज शरीफ के साथ है, क्योंकि जी वो तो कारोबारी लोग हैं। आप समझिए ना, यानी एक तबका ऐसा हुकूमत में आता है जो हमेशा ही सनतकार को प्रमोट करता है और मालदार को, दुकानदार को, ताजर को प्रमोट करता है, और वाकई किसान को डिमोट करता है, किसान को उसका हक नहीं देता। ये आप बजा फरमा रहे जी। मलिक साहब, खाद पे आपने देखा होगा, खाद पे सब्सिडी मिलती है कि किसान जी हर जो भी यूरिया का या डीएपी का गट्टू खरीदेगा, उसमें से टोकन निकलेगा, और उस टोकन में एक खुफिया नंबर है, उसको आप सेंड करेंगे फलां नंबर पे, तो आपको दुकानदार उसके बदले में पैसे वापस करेगा, जो भी रिलीफ किसान को मिलता है। ये है तो लॉलीपॉप, लेकिन आज तक किसी किसान को वो उस टोकन की मद में कोई पैसे, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। बस अब मैं आपके सवाल से थोड़ा आगे जाकर बेसिक जो कंसेप्ट है हमारा, हमारे मुल्क का किसान वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, और उसके जो एक अपोनेंट क्लास है, सनतकार है, वो क्या कर रहे हैं। और साहब, किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। ये मेरी पार्टी का मंशूर भी है, और आप भी देखते हैं, आप अंदाजा फरमा सकते हैं कि यहाँ हमारी 70% आबादी जो देहात में है, उनका दारोमदार जो है वो ज़राअत पर होता है, वो किसान पर होता है। अब उस किसान के साथ अगर एक 10 एकड़ का जिम्मेदार जो है वो जो फसल काश्त करता है, उसमें पहली तो बात है कि जो लेबर क्लास है वो मकामी होती है, कम से कम 8 से 10 घर वहां उसके साथ शेयर करते हैं, उसको उनको जॉब मिलती है, उनको नौकरी मिलती है, उनको सब कुछ करते हैं। लेकिन इसके बावजूद
जब एक जिम्मेदार सारा कुछ मेहनत करता है, हल चलाता है, फसल बीज डालता है, फसल उगाता है, खाद डालता है, पानी देता है, सर्दी गर्मी हर मौसम में चलता है, इसके बावजूद क्या बात है कि उसको उसका रिवार्ड नहीं मिलता, उसको उसकी मजदूरी नहीं मिलती। बस साहब इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो कल्चर चल रहा है, प्रमोट हम जो कर रहे हैं वो सनतकार का चल रहा है, हम किसान को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप अंदाजा फरमाएं कि एक सनतकार है, उसको तो आप इजाजत देते हैं कि 2% 2.5% पर कर्जा ले, और कर्जा भी लाखों करोड़ों में नहीं अरबों में ले, और वो कर्जा लेकर माफ करा ले। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ सनत में ये एक सिलसिला चल रहा है, मैं इसकी भी आपको थोड़ा सा टाइम देंगे तो मिसाल दूंगा कि हमारे कुछ दोस्त मिलकर, 5 से 7 दोस्त मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हमने इंडस्ट्री लगानी है। ठीक है जी, आप इंडस्ट्री लगाएं। उन्होंने 8-8, 10-10, 20-20 लाख इकट्ठा किया, एक जमीन खरीद। वो कथा जो जमीन का उन्होंने खरीदा वो बैंक में प्लज करा दिया, उस पर कर्जा ले लिया। चलो जी, कर्जा ले लिया, वो बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग को गवर्नमेंट को प्लज कराया, बैंक में प्लज कराया, जो पैसे मिले उससे मशीनरी ले ली, वो मशीनरी ली, वो उनकी फैक्ट्री तैयार हो गई, उसके बाद काम शुरू हो गया, रॉ मटेरियल, फिर बैंक से उन्होंने कर्जा लिया, रॉ मटेरियल आ गया, तो काम शुरू हो गया। जो सिलसिला है वो चल निकला। 2 से 4 साल 5 साल जब मिल चलती है, मजदूर चलता है और वो अदारा चलता है, तो वो इतने पैसे वो 5-7 लोग कमा लेते हैं कि वो एक मिल और नई बना लेते हैं। लेकिन उसकी दूसरी तरफ वो क्या करते हैं कि वापडा के भी बकाया है, मजदूर के भी बकाया है, और गवर्नमेंट ऑफिस के भी उसने टैक्स बकाया देने होते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, हमें हम नुकसान हो गया है, हम तो दिवालिया हो गए, ये मिल आप खरीद लें। एक तरफ पिकेट खड़ी होती है जो एक अदारा है सनतकार को प्रमोट करने के लिए, एक तरफ हुकूमत खड़ी होती है, एक तरफ वो मिल मालिक खड़ा होता है, एक तरफ मजदूर खड़ा होता है। नतीजा ये निकलता है कि वो कहता है जी आग लगा दो इसको। मल साहब उसका क्योंकि जितना जाती लगा हुआ होता है पैसा, वो उससे 10 गुना ज्यादा वसूल कर लेता है। बाकी जो पैसा होता है वो हमारा होता है, जो टैक्सेस की सूरत में हम देते हैं, और वो उनके पास चला जाता है, वो उससे कहते हैं जी आग लगा दो उसको। और उसका रिजल्ट ये है कि फिर वो ही लोग नाम बदल कर, चेहरे बदल कर उसको दामों कौड़ियों के हिसाब से खरीद लेते हैं। ये तो हमारा सनतकार तबका है जो जुल्म कर रहा है। लेकिन आप सोचें, क्या यही सहूलत इस मुल्क के जमींदार को है, इस मुल्क के किसान को है? नहीं है। आपने एक जमीन प्लाज कराई है, बैंक से लोन लिया है, आपको 2.5% पर लोन नहीं मिलेगा मलिक साहब, ना कोई कमर्शियल बैंक देगा, ना ज़राई बैंक देगा। आपको 8 से 10 से 15 बल्कि कोई 20% हाँ लोन मिल रहे हैं। अगर किसी जिम्मेदार ने ट्रैक्टर लिया है तो वो बेचारा अगर किस्तें नहीं दे सका तो उसका ट्रैक्टर तो जब्त कर लिया जाएगा। मतलब ये इस मुल्क में 2 कानून है, जिम्मेदार जो है, किसान जो है वो हमेशा से महकूम आ रहा है, और सनतकार हमेशा से गालिब आ रहा है। हुकूमतें जो भी आई हैं उन्होंने किसानों को प्रमोट नहीं किया, सनतकारों को प्रमोट नहीं किया। अब आज ये सवाल किया है, अब आते हैं खाद की तरफ। सर बात यह है कि पूरे अपने एशिया में आप चेक कर लें, इंडिया है, इसके बाद बांग्लादेश है, इसके बाद हमारे, आप छोड़े इससे ये ईरान वगैरह को छोड़े या चाइना को चले जाएं, उनके पास जो उन्होंने किसान को सहूलतें दे रखी हैं, खाद की जो कीमतें मुकर्रर कर रखी हैं, बिजली की जो फ्री प्रोविजन उन्होंने रखी हुई है, उसके बाद किसान के लिए टैक्स में जो छूट दे रखी है, उसका नतीजा ये निकला है कि वो वहां के किसान ने पैदावार में बेतहाशा इजाफा कर दिया। आप अंदाजा फरमाएं कि चाइना में, इंडिया में, ईरान में 1 एकड़ में से 30 से ऊपर बोरी 40-45 तक वो काश्त करते हैं। हमारा जो जिम्मेदार है, काश्तकार है, वो 12 से 13 काश्त करता है। उसकी बुनियादी वजह ये है, उसके वसाइल कम होते हैं, वो जमीन पर खर्च कम करता है, खाद कम देता है। फिर खाद में भी किसी मुल्क में आप चले जाए, खाद इतनी महंगी नहीं है। क्यों महंगी है खाद? आप अंदाजा फरमाएं कि हम खाद बाहर से मंगाते हैं, मिसाल के तौर पर उस पर अगर 100 रुपए का उसका खाद का वो बैग है तो 100 रुपए टैक्स लगा देते हैं। मतलब ये है कि हम नहीं प्रमोट कर रहे हैं। एक मजलूम तबका है किसान हमारा, जहां जिसको हर कोई लूटता है। मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या इस मुल्क में देखें,
क्या सिलसिला चल रहा है किसान के साथ? अब आपकी गंदम है, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने जब पिछली हुकूमत 2000 मेरे ख्याल 8 में हमने संभाली थी, गंदम का बहरान था, गंदम हमारे मुल्क में नहीं थी मिलती, हम बाहर से खरीदते थे, स्कैंडल बनते थे। लेकिन जब हम आए तो हमने 700 रुपए से उठाकर गंदम का रेट 1300 रुपए मन मुकर्रर किया, और किसान को एक अट्रैक्शन मिली जिसकी वजह से उसने गंदम उसी यानी साल में जो फसल आई उसने इतनी गंदम उगाई कि हमने उस साल में लाखों टन गंदम वहां एक्सपोर्ट की। इसी तरह आप गन्ना देख रहे हैं, शुगर मिल भी क्योंकि एक मखसूस तबका जो है उसके जेर असर चल रही है। अब एक किसान है वो एक गन्ना कमाद लगाता है, शुगर केन लगाता है। आपको मालूम है कि शुगर केन जो है वो पूरे 1 साल की फसल है, उसमें खाद का खर्चा, उसमें लेबर का खर्चा, और उसमें जो बाकी यानी उसको काश्त करने का खर्चा, वो बाकी हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, ये फसलें होती हैं, उससे ज्यादा हो। आप अंदाजा फरमाएं कि अब किसान के साथ बेचारा जो गन्ना वो काश्त कर लेता है, उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है? उसके साथ जुल्म ये हो रहा है कि एक गन्ना आपने काश्त किया, उसको लेबर लगाई, उसको साफ किया, वो आप रहम करम किसके पर है? रहम करम वहां आप शुगर मिल के रहम करम पे, उनके मालिकों के रहम करम। उन्होंने जो कंडे लगाए होते थे, इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें भी वो कम वजन करते हैं, जिम्मेदार को नुकसान होता है। और फिर चलते 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 जब वो अक्सर कटौती कटौती का हर जगह ये सुन रहे हैं, कटौती बहुत ज्यादा होती है। फिर जब पेमेंट दी जाती है, पेमेंट पे भी कमीशन वसूल किया जाता है उन्हीं मेल मुलाजमीन की जानिब से, तब मैं जाके इसी किसान तरफ पेमेंट मिलती जी मैं इसी तरफ ही आ रहा हूँ। अब यह है कि जब वो मिल पर गन्ना लेके जाता है, उसका पहले तो है कि वो कंडा जो है उस पर उन्होंने कोई फिक्सेशन ऐसी की होती है, वो 100 मन की बजाय 10, 15, 20 मन फी 100 मन के हिसाब से वैसे ही लसते। अब उनके पास एक नया हथियार है कि आपका गन्ना जो है वो खराब है जी, इसमें प्रॉपर रिकवरी नहीं है, आपकी चलो जी 10% और कटौती लग गई। आप अंदाजा फरमाएं कि एक 100 मन की ट्राली में आप एक जिम्मेदार या एक किसान के हिस्से में क्या है 65 मन। अब 65 मन भी जिम्मेदार ने दिल पर हाथ रखा कि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इस फसल को कहाँ ले जाऊंगा, आग लगाऊं। वो जब देता है तो अब उसकी बारी आ जाती है कि मुझे मेरे पैसे दो यार, मेरे खाद जिससे मैंने उधार उठाई है वो भी मेरे पीछे कर रहा है, वो मेरे अपने जरूरियात भी हैं, मैंने साल पूरा है जमीन को अंगेज रखा है, इस पर लेबर लगाई है, लेकिन उसके जो पैसे हैं वो मिल मालिक जो है वो नहीं देते, और वो दबाकर बैठ जाता है। और उसके ऊपर बेजीद जुल्म ये होता है मलिक साहब कि हमारी जो हुकूमतें होती हैं, कानून होने के बावजूद अगर एक मालिया जिम्मेदार ने आपका नहीं दिया और नंबरदार ने रिपोर्ट कर दी, तो उस बेचारे 10 एकड़ वाले को 5 एकड़ वाले को आग पकड़कर तहसील में बंद कर देंगे, जेल भेज देंगे। लेकिन किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी ऐसा कोई ऐसा मौका आपको याद हो कि जिम्मेदारों का एक एक मिल 50-50 करोड़ 70-70 करोड़ रुपया जिम्मेदारों का दबाकर बैठी है, उसको कोई पूछने वाली है नहीं है, और वो उसका जो इंटरेस्ट है वो 1 साल में इतना बन जाता है कि करोड़ों रुपए इंटरेस्ट में आ जाए। ये इस्तेसाल हो रहा है किसान का, हर सूरत इस्तेसाल हो रहा है। सर किसान तो हर साइड से हर तरफ से पिस रहा है, क्योंकि आप देखें कि किसान गंदम की फसल लेके फूड वालों के पास आता है, वहां पे मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके कि आपकी ये गंदम में नमी है, आपका वजन ठीक नहीं है, और आपकी गंदम वो मतलब खराब है, उसमें कोई गंद वगैरह है, तो हर हरबा इस्तेमाल करके उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। इसकी वाज़ह मिसाल मैं खुद हूँ, मैं खुद जमींदार हूँ, और पिछले साल मेरी जब गंदम की ट्राली आई, ट्रक पे लेके आया, तो इतराज लग गया कि इसमें जनाब नमी है। तो नमी कैसे दूर हुई? मैंने 4,000 रुपया खुद दिया है, वरना वो मेरी गंदम किसी खाते में नहीं थी, वो मैं कहीं बेच नहीं सकता था, वो थोड़े पैसों में बिकती थी। तो मैंने वो 4,000 रुपया दे के सारी नमी वो क्लियर करवा ली। ठीक है, तो ये हालत है। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत दावे तो बड़े कर रही है कि करप्शन का खात्मा है, और हम हर महकमे को चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? अब आप देख लें कि वही गंदम जो किसान से अब उसका रेट जो 3500 है, 3500 से अबव है, इससे पहले वो 3200-3250 का था, तो वो 3250 में खरीद के मिल वालों को,
जो फ्लोर मिले हैं उनको 2100 रुपए की, जो मेरे पास मालूमात है 2100 रुपए की उन्हें फरोख्त करती है। फिर वो क्या करते हैं मिल वाले कि वो वही गंदम जो 2100 में खरीद करते हैं, वही आम मजदूर शहरी को जो आटा वो मतलब सेल करते हैं, वो तकरीबन उसका रेट 4000 बोरी का, 4500 बोरी का, 5000, जिस तरह आप रेट बढ़े थे, बुरान आया था। तो इस तरह तो फायदा तो किसको हुआ? मिल मालकान को हुआ, ताजिर को हुआ। किसान बेचारा तो वहीं पे है, जितनी वो मेहनत करता है, खादें लगाता है, बीज उसमें, उसको तो खर्चा भी पूरा नहीं होता उसका। साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए 1990 में 90s में जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, वज़ीर आज़म बने, तो इन्होंने जो इंडस्ट्रीज के जिमन में पहला स्टेप लिया था वो ये लिया था कि हर इंडस्ट्री में कस्टम का एक यूनिट होता था, अमला होता था, यानी उसमें इंस्पेक्टर होता था, बाकी सिपाही वगैरह होते थे। उनका ये ड्यूटी होती थी कि कोई भी गाड़ी, कोई भी कंसाइनमेंट जब तक कस्टम पेड ना हो जाए या उसका एक सिलसिला है वो चालान फार्म न बन जाए, वो बाहर गाड़ी नहीं निकल सकती। तो मियाँ साहब ने आते ही अपनी बिरादरी को प्रमोट करने के लिए ये किया कि भाई कोई कस्टम का अमला किसी अदारे में नहीं होगा, हम सनतकार पर एतमाद करते हैं, वो जो खुद हमें बताएगा कि मैंने इतने सेल किया, हम उसी के हिसाब से टैक्स ले लें। अब इसी बात को आप अंदाजा लगाएं कि एक सनतकार अपने सनतकार को कितना सपोर्ट करता। अब मैं आता हूं आपकी बात की तरफ, गंदम की तरफ। अब बात यह है कि सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो लोग पार्लियामेंटेरियंस, एमएनए, एमपीए बन जाते हैं, पहली बात तो वो है कि उनमें से अक्सर बेचारे नातजर्बाकार होते हैं, और दूसरी बात यह है कि बेचारे ज्यादातर बेइख्तियार होते हैं। अगर किसी सेंटर पर जाएं और उनको जिम्मेदार या किसान उनको बताए कि हमारे पास हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये बहाना करके खराब किया जाता है, लंबी लाइन लगी जाती है, तो वो उस पर कोई उनको रिलीफ नहीं देते। मैं कर रहा हूं जी, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और वो किसान बेचारा मजबूरन हमारे महकमा फूड के एहलकारों के हाथों मजबूर हो जाता है, जिस तरह आपने मजबूर होकर अपनी गंदम को खुश कराने के लिए 4000। अब बस वो एक दूसरा एक स्टेप होता है हमारा, हमारी इंतजामिया, हमारे जिले का डिप्टी कमिश्नर, हर जिले का डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसका बेताज बादशाह होता है। आप अंदाजा लगाएं कि जब भी खरीदारी अब शुरू होगी, हमारे वजीर भी आएंगे, मुशीर भी आएंगे, डिप्टी कमिश्नर भी, उसके मजिस्ट्रेट्स भी, उसके एडीजी भी, फला 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 हर आएंगे। वो मराकज का दौरा करेंगे जहां ये परचेज हो रही है गंदम। हर जगह उनको बताया जाएगा कि वजन में कमी आ रही है, हमें ये तंग किया जाए, लाने लगी, लेकिन वो उनको रिलीफ को नहीं देंगे, सिर्फ अपने फोटो सेशन बनवाएंगे और चले जाएंगे। मतलब सब बात ये है कि ये जो हमारे प्रॉब्लम है, ये हमारे अपने ही पैदा करदा प्रॉब्लम है। इस आज तक इस मुल्क में जो किसान बाइख्तियार नहीं हुआ, खुशहाल नहीं हुआ, तो किसान के अंदर और मजदूर के अंदर यूनिटी नहीं आ सकी। जब भी इलेक्शन होता है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है, मजबूर करती है हमारे वो लोग जो खुद किसान हैं, खुद जिम्मेदार हैं, कि वो भी हालात के जज्बात की रौ में और इक़्तिदार की ख्वाहिश में आकर छोड़ देते हैं अपने लोगों को, अपने तबके को। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मौजूदा स्ट्रक्चर में ये मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा बहुत बड़ा जिम्मेदार ना हो या बिजनेसमैन ना हो तो वो एमएनए या एमपीए बन जाए। लेकिन अफसोस तो यही है कि हमारे तबके में से भी जो लोग जाते हैं वो किसान को और मजदूर को और अपनी आवाम को छोड़ देते हैं। उल्टा हमारे दरमियान आकर वजातें पेश करते हैं कि हुकूमत बड़ी मजबूर है, हुकूमत बड़ी रुल गई है, हम आपके मसले नहीं हल करा। सो मैं एक तजवीज देना चाहूंगा इस सिलसिले में। यहाँ हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट खुशाब में एक किसान कमेटी शायद बनी हुई है, किसान बोर्ड बना है, मोहतरम इस्लाम अख्तर बाली साहब उसकी प्रेसिडेंट है। लेकिन वाज़हत के सारी टू से मैं किसी को तनकीद नहीं बना रहा, लेकिन उसका एक रिवायती किरदार है, इसमें कोई शक नहीं कि उसने जिंदा रखा हुआ है, एक प्रोसेस को जिंदा रखा हुआ है। लेकिन आज तक उस प्लेटफॉर्म से आवाम को रिलीफ कोई नहीं मिल सका। और साहब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो जिला खुशाब के लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, आप साफी हैं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, कुछ और लोग हैं जिनमें
हमें किसानों के भी एक नुमाइंदा दें। हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जब ये सीधे हाथों से ना निकले तो हमें उंगली, टेढ़ी उंगली से निकालना चाहिए। बहुत हो गया। हमारा वो तबका जो बेचारा देहातों में बैठकर सुबह शाम मेहनत करता है, मट्टी के साथ मट्टी हो जाता है, उसको हक नहीं दिया जाता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पूरे जिला के किसानों को कि वो खुद सामने एक्टिविस्ट लोगों के बहुत एक कमेटी ना बनाएं और ऐसे लोगों को सामने ना ले आए जिनको अगर डिप्टी कमिश्नर के साथ सामने बिठा दिया जाए तो वो समझे कि मेरे लिए तो बड़ा एजाज है। ये एक ज़हनी सोच होती है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो पटवारी से मिल आए तो वो जमीन पर पाँव नहीं रखते, तो डिप्टी कमिश्नर के साथ जब किसी का फोटो आ जाए तो वो समझते हैं कि पता नहीं हमने क्या हासिल कर लिया। नहीं, ऐसे लोगों को नहीं, एक्टिविस्ट लोगों को लाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पिछले दिनों महकमा सेहत के हालात खराब हो गए थे, हमारी पीएमए ने कुछ काम किए थे, मैंने तंजीम बनाई है और आपके सामने है कि अब मैंने उसको ठीक कर दिया। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आए हम खुद इब्तदा करते हैं जिला पेशाब से, अपने किसान भाइयों के सिलसिले जो है उनको ठीक करते हैं। लेकिन ये रवायती जल से, ये रवायती न ये नौकरशाही इतनी ताकत रखती है कि आपकी बात सुने, ना इसकी जरूरत है, ना ही ये नौकरशाही अपने तबके के खिलाफ बात करेगी, और ना ही हमारे अवामी नुमाइंदों में ये सोच है, ये जान है, ये ताकत है कि वो हुकूमत के गलत कामों के खिलाफ, अफसरशाही के गलत कामों के खिलाफ, सनतकारों के गलत कामों के खिलाफ सामने आए। लिहाजा हमें अपने हक के लिए खुद सामने आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज जहां जहां भी जा रही है जिला पंजाब में, लोग सामने आए। मैंने एक छोटी सी मिसाल, अगर आपका टाइम होना हो तो, कुछ साल पहले हमारी एक यहाँ जो मकामी शुगर मिल थी, उसने जमींदारों से कटौती करके तो जो रेट सीपीआर पर लिखा था, उस सीपीआर में जो उन्होंने बैंक में अदायगियों के लिए पेपर भेजे थे, वहां फिर 20% पैसे उन्होंने काट लिए। जो ये बात रिकॉर्ड पर हमारे यहाँ राणा साहब जहीर साहब हैं, उनके इल्म में आई, उन्होंने मेरे साथ मीटिंग की और दोस्तों के साथ मीटिंग, तो हमने उसको केस को टेकअप किया। पहले तो इंतजामिया ने बहुत प्रेशर डाला, नहीं माने। उसके बाद मिल वालों ने खरीदने की कोशिश की, नहीं माने। लेकिन जब हमने उनको, वो क्या कहते हैं ना, मजबूर कर दिया, उनका रिकॉर्ड ले लिया, फिर क्या था कि सूबाई हुकूमत को मुदाखलत करनी पड़ी और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का ऑर्डर आया कि बस जुर्माना करके छोड़ दो। 38 करोड़ का फ्रॉड था और 50,000 जुर्माना करके मिल वालों को क्लियर चिट दे दी। और साहब ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मलिक साहब, ये वाज़ेह सामने मिसाल है, ये वाज़ेह मिसाल है आपके सामने। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि 38 करोड़ का फ्रॉड था और सिर्फ 50,000 जुर्माने के एवज वो सारा खत्म हो गया, तो ये तो बड़ी मुद्दत से हम भी सुन रहे हैं, चलता आ रहा है। इसका कोई मुस्तकिल लाएअमल होना चाहिए। और वैसे आजकल जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, मैं समझता हूँ जितनी ऑनेस्ट हैं वो, लेकिन उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। उनका किसी बड़ा सुन रहे हैं कि फलां जगह उन्होंने ये ऑर्डर किया है फलां, लेकिन आज तक कुछ सामने नहीं आया कि उन्होंने कोई कार्रवाई की हो या उनका कोई खौफ हो। उनका जो अपना ऑफिस है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, वहां पे जितने मुलाजमीन है वहां पे रिश्वत का बाजार गर्म है। आपको नहीं पता पटवारी रिश्वत ले रहे हैं, तहसीलदार ले रहे हैं या बाकी अमला ले रहा है। यहाँ पे तो एक सीनियर अफीसर की मैं बात आपसे शेयर करूंगा कि उसने एक पेट्रोल पंप से जाके 50,000 रुपया डोनेशन वसूल की है। अब उस डोनेशन का नहीं पता कि वो डोनेशन कहाँ है। मलिक साहब, आपकी बात पर मैं अक्सर अपने जिला की डिप्टी कमिश्नर साहब से बहुत कुछ शेयर करता रहता हूँ, मैसेजेस के जरिए भी, वैसे भी। और उनकी मेहरबानी की अक्सर बातें वो मानती हैं, लेकिन उन पर लेबल और कुछ लगा देती हैं क्योंकि मैं अपोजिशन से हूँ। तो उनकी अपनी कारकर्दगी पर मैं एक शेयर आपकी नजर में करता हूँ, आपकी नजर, और वो शेयर शायद याद तक कर जाए। वो शेर है ना कि तेरी पार साई से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, मुझे तो ये बता ये काफिला क्यों नहीं। तो मलिक साहब, बात ये है कि ईमानदारी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जिस ईमानदारी का फायदा आवाम को ना हो, हल्के खुदा को ना हो, वो ईमानदारी मैं तो कहूँगा बाढ़ में जाए। अब एक डिप्टी कमिश्नर है,
उसके अख्तियारात लामहदूद है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसको अख्तियार है 3 MPO के तहत मुझे अंदर कर दे, 3 महीने के लिए कर दे, 1 महीने के लिए कर दे, सारा कुछ कर दे। लामहदूद अख्तियारात हैं उसके पास। अब एक डिप्टी कमिश्नर है, वो चाहे तो एजुकेशन को बुलाकर लाइन में खड़ा कर दे, चाहे तो हेल्थ वालों को लाइन में बुलाकर खड़ा कर दे, चाहे तो ज़राअत वालों को बुलाकर लाइन में खड़ा कर दे। अगर वो चाहे तो अपने महकमा माल को भी बुलाकर लाइन में खड़ा कर दे, क्योंकि उसको तो पता है, उसको तो यहाँ तक बताया जाता है कि फला बंदा रात को सोता है तो फला बंदा रात को जागता है। तो क्या डिप्टी कमिश्नर साहब को, उसके ADCG साहब को, उसके एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू को, उसके असिस्टेंट कमिश्नर साहबान को ये नहीं पता है कि हमारे इन छांव छतरी के नीचे क्या हो रहा है, कितनी रिश्वत चल रही है, क्या सिलसिले हो रहे हैं। लेकिन जब इनको ज्यादा परेशान करो, ज्यादा इनको तनकीद करो, तो ये कहते हैं जी हाँ मजबूरी है। यार छोड़ दो, ये ज़हनी गुलामी मजबूरी है। तो मैंने बड़े लोग देखे हैं, मलक इनको साहब, छोड़ दे। लास्ट क्वेश्चन आप पे कि पूरे मुल्क की तरह जिस तरह किसान गुर्बत की चक्की में पीस रहे हैं, उनको मतलब उनके अखराजात भी पूरे नहीं होते, इसी तरह नूरपुर थल के किसान जिनका टोटल इन्हिसार चने की फसल पे है और काफी टाइम से टिड्डी दल के हमला से वो सारी बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है और वो इस लपेट में है। तो नूरपुर थल के जो किसान है, ना तो उनके कर्जे माफ किए गए हैं, ना उन्हें कोई और रिलीफ दिया गया है। इसकी वजह क्या है? वो किस तरह अपनी गुजर बसर करेंगे? बस साहब, मेरा जिला अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जिला है, इसको रब ताला ने बहुत सारी खसूसियात दी है। एक तरफ हम अपने वादी सून जैसे जन्नत नजीर वादियां रखते हैं, पहाड़ और खूबसूरत इलाके रखते हैं। दूसरी तरफ हम नहरी इंतजाम के तहत वो इलाके रखते हैं जो मैदानी इलाके हैं हमारे। इसी तरह मेरे जिले का बहुत सारा हिस्सा सहरा पर भी मुश्तमिल है, बल्कि ये सहरा जब यहाँ से मिठटवाड़ा से शुरू होती है, ये लिया तक जाती है। ये दुरुस्त है कि पहाड़ी इलाके में भी जो लोग हैं वो भी मौसमी बारिशों के मोहताज होते हैं और अल्लाह की मेहरबानी के मोहताज होते हैं, लेकिन उनकी फसलों की पैदावार में और यहाँ जो हमारे सहराई लोग होते हैं, ये थल के लोग होते हैं, उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ सहराई लोग जो होते हैं उनके वसी लंबे चौड़े रकबे होते हैं और उन पर पूरा साल इंतजार के बाद वो खाली रहते हैं, सिर्फ चने की फसल काटती है। और जब वो काश्त करते हैं कि ज़ाहिर है चने की बीज भी ऐसे तो नहीं आ जाता ना, वो भी अच्छा खासा महंगा होता है। बीज खरीदते हैं, फिर उसको डाल देते हैं, फिर रब के मेहरबानी की तरफ देखते हैं, बारिश हो गई तो अच्छी फसल हो गई, अगर ना हुई तो फिर बेचारे परेशान होते हैं, फसल वो जो बीज लगाया होता है वो भी पूरा नहीं होता। इस कुछ गुज़श्ता कुछ सालों से वैसे तो हमारे इलाके के जो खास तौर पर नूरपुर थल का किसान है, वो हर लिहाज से बेचारा जो है ना वो मजलूम है। आप यहाँ बाकी देखें कि हर जगह पर खेत से मंडी तक सड़कें मौजूद है ना, फराहम की गई हैं। इसके अलावा उनको ट्यूबवेल के लिए कर्जे दिए जाते हैं अक्सर को, चलो जी आप ट्यूबवेल लेंगे, लेकिन उनका कोई ऐसा नहीं है। फिर उनके ये जो खेतों में बाकी हमवार करने के लिए और अखरे के लिए कोई कर्जा नहीं दिया जाता, कोई सहूलत नहीं दी जाती। लेकिन जब वो सारा मसला कर लेते हैं तो उन पर सबसे पहले जो उन पर हमला होता है वो अक्सर सालों में कुदरती आफात का होता है। बारिशें कम होना, ना होना, अगर होना तो फिर जब जरूरत नहीं होती है उस वक्त बारिशें हो गई, वो फसल की जो पैदावार होती है वो मुतासर होती है। इसके अलावा जिस तरह टेडी दिल हमारा एक कीड़ा है वो आ जाता है, उसने हमारे बखर में और नूरपुर थल में एक तबाही मचा रखी है। और ये मतलब अभी कल की बात नहीं है, अभी हमारी सिंध हुकूमत ने बड़ा शोर मचाया हुआ है कि हमारे मदद करो, मरकजी हुकूमत मदद करो, लेकिन मरकजी हुकूमत को तो खैर होश ही नहीं है, तो बंद पी कर सो रही है। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। और दूसरी तरफ यहाँ जो हमारा नूरपुर थल का किसान है, इसका बहुत सारा इलाका मुतासर हो रहा है, उसने बहुत सारी फसल। और तीसरा मलिक साहब अब मजीद ये हो रहा है कि ये जो कोरोना चल रहा है इसने हमारा हालात जिंदगी बिल्कुल यकसर तब्दील करके रख दिया। जो मजदूर पहले दस्तयाब थे और वो एक हर साल की तरह उनकी मखसूस इलाके थे, लोग थे जिनके पास वो जाते थे मजदूरी करने के लिए, फसल काटने के लिए,
इस दफा कुछ हुकूमती हदायत के लिए, कुछ सख्ती की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से हमारी ज्यादातर लेबर वहां फसलें काटने के लिए जा ही नहीं सकी। और जो जो कुछ लोग गए हैं उनकी मजदूरी ज्यादा हो, डिमांड ज्यादा होने की वजह से मजदूर की, वो उनके अखराजात मजदूरी के भी बहुत ज्यादा हो। और एक तरफ नुकसान हो रहा है कि उनके फसल का टडी दली नुकसान किया है, ऊपर से ये कर। और एक बात मैं आपके भी इस प्रोग्राम के वसत कि ये जो हमारा बारानी का रकबा है 2000 फी एकड़, इस पर हुकूमत ने एक टैक्स लगाया है। और ये जो मौजूदा हालात में है, जहां आप देख रहे हैं कि फसल बारिशों की वजह से, मौसम की खराबी की वजह से, या कोरोना की वजह से, या उसके बाद टडी दल की वजह से मुतासर हो रही है। अब जमींदार जिसका 100 बोरी या 100 मन हुआ था फसल, उस बेचारे का वो 30, 35, 40 पर आ गया है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये ख्याल नहीं किया कि ये जो 2000 पर एकड़ है वो उसको मैं माफ कर दूं। ये तो जुल्म अजीम है। ये तो मेरे ख्याल में हमारे हुक्मरानों को सबसे पहले जो काम करना चाहिए, हमारी डिमांड है, हमारे अपने जो मजलूम किसान हैं हमारे थल के, जिनमें ये दूर पर हम उनके साथ हैं। ये बहुत जुल्म है कि उनकी पैदावार भी नहीं है, उन्होंने साल इंतजार की है। आप अंदाजा फरमाएं, कोई हमारा ये जो थल का किसान है, इसकी और कोई फसल नहीं है, गंदम भी इसकी नहीं होती है, बाद सिवाय उन चंद मखसूस लोगों की जिन्होंने ट्यूबवेल वगैरह लगाकर कुछ एकड़ जेर आब बना रखे हैं, वो गंदम वगैरह काश कर लेते हैं। वरना आम आदमी की गंदम बारानी की अगर बारिश हो गई तो गंदम हो गई, वरना नहीं। ना वहां सब्जी होती है, ना वहां कोई और चीज होती है। तो ये जो एक तबका हमारा है किसान, किसान में से ये जो हमारा तबका है थल का किसान, वो इंतहाई मजबूर है, बेकस है। गवर्नमेंट को, आपको भी, आप साफी हैं, आपकी बात में हमसे ज्यादा एक असर है। आप प्लीज इस आवाज को उठाएं कि ये जो थल के किसान हैं, उनके चने की फसल जिन्होंने काश्त की है, उनका वो टैक्स माफ करें। और न सिर्फ ये, उनको स्टडी दल की वजह से एक आफत ज़दा करार दें इलाका, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं आखिरी बात करूंगा, आपका टाइम का मुझे एहसास है। जब किसी सनत का कोई मसला बन जाता है, जब किसी वजीर आजम के दोस्त का कोई मसला बन जाता है, तो वहां से हुकूमत, वहां तो वजीर आजम ये करती है कि हम आपको अमेनिस्टी दे रहे हैं, हराम हलाल इकट्ठा करके लाओ, हम आपसे नहीं पूछेंगे, और आपको ये रिलीफ देते हैं कि आपको 100 अरब रुपया, 300 अरब रुपया रिलीफ भी दे रहे हैं। भाई वो तो बाहर के लोग आए हैं, आपके दोस्त हैं, आप दोस्तियां निभा रहे हैं। हम जो यहाँ रहते हैं, जो इस मुल्क के वारिस हैं, जो इस मुल्क की तकदीर के वारिस हैं, जो मेहनती हैं, जो टैक्स देते हैं, भाई इतनी कोई थोड़ी सी रिलीफ, बेशक हमें एमनेस्टी न दो, एक इतनी रिलीफ तो दे दो कि हमें आफत ज़दा करार दे दो। हमारे जो हमने ट्रैक्टर्स ले रखे हैं, हमने लोन ले रखे हैं ज़राई बैंक से, यार ये तो कर दो कि हमें वो माफ नहीं कर सकते तो और कुछ नहीं हो सकता, 2-4 साल के लिए उनको एक्सटेंड तो कर दो कि हमारी कमर भी सीधी हो जाए, हम भी बच्चों का पेट पालने के बाद इस काबुल हो जाए कि आपके बकाया जात वापस कर सकें। ऐसा सिस्टम है। भाई साहब आप तो बड़े कर्जों, आप तो बड़े कर्जों की बात कर रहे हैं ना कि वो किसी ने माफ नहीं किए। हमारे यहाँ देखें, अब किसान की गंदम की फसल खत्म हो चुकी है, नूरपुर थाल के किसान की चने की फसल खत्म हो गई है, उनका अबियाना तक माफ नहीं किया गया। और हमारे जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कहाँ आवाज उठाई है। वो पिछले दिनों मैं सुन रहा था, हमारे नूरपुर थाल के एक MP हैं वारिस कल्लू साहब, उन्होंने कुछ आवाज उठाई है नूरपुर थाल के किसानों के लिए, सिर्फ अपने हल्के की आवाम के लिए, कि वहां पे जनाब चने की फसल तबाह हो गई और बाकी फसलें नहीं है, तो इनके जो लोन है वो एक्सटेंड किए जाएं या माफ किए जाएं। तो बाकी हमारे अरकान असम्बली, आप ही थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दें, वो किधर हैं, कहाँ गायब हैं? मलिक साहब, मैं रोशनी क्या डालूं, इतना घटाटोपा दे रहा है कि मेरी रोशनी तो एक जुगनू की मानत बहुत थोड़ी होगी। मसला मलिक साहब ये है कि हमारे जो यहाँ से मेरे बहुत ही मोहतरम हैं, बहुत ही अजीज और काबिल एहतराम भाई हैं, जो मौजूदा हमारे दौर के पार्टी टिकट्स पर ये इलेक्ट हुए हैं, मैं तो किसानों से ज्यादा इन दोस्तों को मजलूम समझता हूँ। वो इसलिए समझता हूँ कि जरा मजाक ही सही कि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग
वोट लिए हैं नहीं लिए, किसी तरीके से MNA बन गए हैं, लेकिन जब वो असेंबलियों में जाते हैं तक वो अपने इन लोगों का अपना दुख दर्द बयान करते हैं, तो वो एक मखसूस क्लास जो है ना, वो इंडस्ट्रियलिस्ट की है, शहरी लोग, वो उन पर हंसी उड़ाते हैं, तंज करते हैं। दूसरा, ये एक राग अलाप रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, खजाना खाली है। भाई तुम रोटी भी खा रहे हो, तुम नाश्ते भी कर रहे हो, तुम लोगों को रिलीफ भी दे रहे हो, तुम अपना निजाम में हुकूमत भी चला रहे हो, तुम रोजमर्रा के अखराजात भी चला रहे हो, आप हेलीकॉप्टर भी उड़ा रहे हो, नई गाड़ियां भी खरीद रहे हो। यार ये जब हम मांगते हैं, गरीब मजदूर किसान मांगता है, तो आप कहते हैं जी खजाना खाली है। वो कौन सा खजाना है जो भरा हुआ है जहां से आपको वसाइल मिल रहे हैं? दोस्तों, तो मलिक साहब बात ये है कि मैं गुजारिश करूंगा, मेरे दोस्तों का हार्ड लक ये है जो हमारे MP MNA कि हमारा वाकई इनकी कोई नहीं सुनता है। और एक इसकी वाज़ह मिसाल इसकी वाज़ह मिसाल एक मौजूद है कि हमारे एक MPA साहब हैं जिन्होंने मुतअद्दिद बार CM साहब को रिक्वेस्ट की, कोई मतलब अपनी जिला की आवाम के लिए कोई रुदात सुनाई, तो उस पर अमल नहीं हुआ। तो बिल आखिर वो तंग आके उन्होंने पोर्टल पे वो अपनी वो शिकायत की है कि मैंने इतनी दफ़ा रब्ता किया है लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। तो ये हमारे जो 12 लाख जो ज़िला की आबादी है उनकी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे अरकान असम्बली, जब इनके ऊपर कोई नहीं सुन रहा तो ये अवाम कहाँ जाए? ये अवाम यही रहेगी जी। ये हमारे सिस्टम की खराबी है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जो हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए हैं, ये सियासी नारा नहीं है, ये हकीकत है। हमारे सिलेक्टर्स ने हम पर जो सिलेक्टेड हुक्मरान बिठा दिए हैं, ना उनका तजर्बा है, ना ही उनको इतना शऊर है कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है, ना ही उनको हुकूमत चलाने का एक सिस्टम का पता है। हमारी जो नौकरशाही है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इतनी ताकतवर हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि हमारे बेचारे जो टिकट होल्डर या MNA या MPA या वज़रा है, वो खामोश है। मतलब मैं विद ड्यू रिगार्ड एक बात करूं, मौजूदा जो हमारे हालात चल रहे हैं, वो आम आदमी को नहीं पता है कि हमारी हुकूमत कौन चला रहा है, हमारी हुकूमत कैसे चल रही है। एक छोटी सी बात, अगर मेरी इस बात को आप मेरी इस वीडियो से ड्रॉप न कर दे, तो मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से मेरे जिले में फोटोज आ रहे हैं कि फलां जनरल साहब, फलां जनरल साहब, फलां कर्नल साहब और फलां मेजर साहब ने फलां जगह का दौरा किया, उनके साथ डिप्टी कमिश्नर थी और वहां थी, उन्होंने फलां जनरल साहब ने फलां चेक किया, फलां चेक किया, फलां चेक किया। तो साहब एक छोटी सी बात कि मैं इन पूछता हूँ ये जनरल साहबान से, ये कर्नल साहबान से, ये मेजर साहबान से, जो हमारे सिविल अदारों में आकर चेकिंग शुरू कर रहे हैं, इन विच कैपेसिटी, उनको किसने इजाजत दी है कि आप हमारे सिविल मामलात में मुदाखलत करें? क्या हमने आपको बुलाया है कि आप अदालत ठीक कर दें? आर्टिकल 245 तो इसकी इजाजत नहीं देता है। और मलिक साहब, ऐसे हालात में जब एक तरफ जनरल साहब खड़ा हो किसी जगह चेक कर रहा हो, एक तरफ हमारा अवामी नुमाइंदा खड़ा हो, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे अवामी नुमाइंदे की इतनी जरूरत है वो पूछ सके कि आप कैसे तशरीफ ले आए, आप क्यों चेक कर रहे हैं, आपकी क्या कैपेसिटी? मुल्क में तो बस मेरे ख्याल में मैंने जो कहा है शायद बहुत ज्यादा कह गया हूँ, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर खत्म। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने कीमती टाइम दिया। साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी तल्ख बातें बर्दाश्त और सारा कुछ सुना। मैं मशकूर हूँ आपका।